Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 15th of February 2022, Tuesday. Motivation of the day is if there is no struggle, there will be no progress. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करने वाले हैं जहां पर पहली न्यूज़ इंडिया के बेंचमार्क इंडाइसेस के स्लंप होने से रिलेटेड है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन related geopolitical issue. Apart from it, the second news is related to the retail inflation in India. तो इंडिया में जो retail inflation है वो RBI की टॉलरेंस लिमिट को क्रॉस कर चुकी है. तो सेकेंड न्यूज़ में हम यही डिस्कस करेंगे. Apart from it, we will also discuss that the first time US beats India on consumer inflation. Apart from discussing these two news, into second article we will discuss about the recent judgment by Karnataka High Court on online gambling. In सारी major news के अलावा we will also discuss some other small news clips that are important from different perspectives. So first small news or the short clip is related to the Vedanta and its agreement with Foxconn for producing chip plants in or for having chip plants in India. Apart from it, we will discuss about the Niti Aayog push for GST waiver, Geo fund infusion into InMobi's platform, work from home imp- impact on the real estate, and the last news is all about the RBI Deputy Governor opinion on cryptocurrency. So this is going to be the very enriched discussion. So let's start with article number 1 that is given on page number 1 of Business Standard. Indices slumps 3% as fears on Ukraine grow. पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें कुछ मंथ से भी हम बोले तो इंडिया जैसे जो अदर कंट्रीज हैं इंडिया और इंडिया जैसे जो अदर emerging economies हैं they are being impacted by increasing tension between Russia and Ukraine. और ये इशू कोई सडनली इमर्ज नहीं हुआ है. रशिया और यूक्रेन का जो इशू है काफ़ी टाइम से चला आ रहा है. हालांकि अब रिसेंटली दोनों ही कंट्रीज़ को लेकर के जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है और जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया उनके बेंचमार्क इंडाइसेस पर देखने को मिल रहा है. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस है स्टॉक मार्केट में वो 3% से ज़्यादा फॉल हुए. वाई? बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ एमिनेंट वॉर प्रॉम्प्टेड विजिटर टू फ्ली रिस्क असेट. सो रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या इशू चल रहा है दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल बट येस बिकॉज ऑफ द टेंशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन देयर इज अ थ्रेट ऑफ एमिनेंट वॉर क्योंकि इसमें यूएसए भी इन्वॉल्व है और यूएसए के अलावा अदर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है इनटू दिस जियोपॉलिटिकल टेंशन. और इसी वजह से अनसर्टनिटी बढ़ रही है स्टॉक मार्केट में क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो रही. आई होप दोज हु आर अवेयर अबाउट द स्टॉक मार्केट दे मस्ट बी नोइंग कि सेंटिमेंट्स जो होते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के इन्वेस्टर्स के वो किस तरीके से इम्पैक्ट होते हैं. अगर वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो रही है तो समवेयर इट विल क्रिएट द अनसर्टनिटी अबाउट द ग्लोबल ग्रोथ अबाउट द ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्रीज. और यही हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिस्की एसेट्स को सेल आउट कर रहे हैं. दे डू नॉट वांट टू होल्ड और देयर इज़ अ सेलिंग और जिसकी वजह से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है और उसका सीधा इम्पैक्ट बेंचमार्क इंडाइसेस पर देखने को हमें मिला जिसमें इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस है चाहे वो सेंसेक्स हो या निफ्टी हो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 3% का फॉल देखने को मिला. अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ड्रॉप्ड 1747 पॉइंट्स and closed at 56,406 point and this is the lowest since December 21st 2021. निफ्टी में भी सेम ट्रेंड देखने को मिला. 532 पॉइंट से जो निफ्टी है वो डाउनग्रेड हुआ है विथ 3.1% और क्लोज हुआ है 16,843 पॉइंट पे. इसके अलावा जो रशिया और यूक्रेन के टेंशन की अगर हम बात को अलग करें साइड करें इसके अलावा बहुत सारे अदर इंटरनेशनल और ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं जो हम कई बार डिस्कस करते हुए आए हैं. ब्रेंट क्रूड प्राइसेस रोज
$96 per barrel, $96 per barrel, and this is the highest level in more than 7 years. तो पिछले 7 सालों में सबसे कॉस्टलीस्ट ब्रेंट क्रूड ऑयल है, जिसकी वजह से भी हमें स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट देखने को मिला. अपार्ट फ्रॉम इट, denting corporate profitability and worsen macroeconomic situations. So all these factors are actually leading to the deceleration into India's benchmark indices. और अगर करेंसी मार्केट की बात करी जाए इसी सारे कंसर्न्स के बीच में, तो जो इंडियन रुपी है वो डेप्रीशिएट हुआ है 0.29% से. सो अप्रॉक्सीमेटली 22 पैसे का फॉल देखने को मिला इंडियन रुपीज़ में अगेंस्ट डॉलर. हालांकि सेशन एंड होते होते थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, बट दैट इम्प्रूवमेंट वॉज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट. तो इस न्यूज़ में बेसिकली जो बात करी गई है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन इंक्रीज हो रही है उसको लेकर के ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा है हमारी बेंचमार्क इंडाइसेस में, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स का है उनका ये कहना है कि लास्ट वीक तक ये जो टेंशन रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर के बीच में हो रही थी इसको बहुत बड़ी थ्रेट के फॉर्म में परसीव नहीं किया जा रहा था फाइनेंशियल मार्केट या उसके पार्टिसिपेंट्स के थ्रू. बट नाउ एज यूएस वॉन, यूएस का भी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया यूएस और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बिकॉज रशिया इज़ इन्वॉल्व इन टू दिस पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल इशू. तो यूएस ने वॉर्न किया है कि अगर रशिया ने स्टेटस को मेंटेन नहीं किया तो देयर विल बी अ वॉर लाइक सिचुएशन एंड यूएस विल डेफिनेटली वेज अ वॉर अगेंस्ट रशिया. हालांकि रशिया के साइड से कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला और जिसकी वजह से जो टेंशन है उस पर्टिकुलर रीजन में वो इंक्रीज हो रही है. नाउ फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर परसीविंग दिस एज एन अनसर्टनिटी एंड रिस्क फॉर इंटायर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ. और अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में भी हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिला इस जियोपॉलिटिकल इशू का. एशिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं, टॉप बेंचमार्क इंडाइसेस, चाहे वो निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, निकी हो, ताइवान ताईएक्स हो, हैंगशेंग हो, या जितने भी जो मेजर इंडाइसेस हैं उन सब पे हमें निगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिला. हम क्लियरली देख सकते हैं दिस रेड बार इंडिकेट्स द इम्पैक्ट ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल इश्यूज ऑन डिफरेंट स्टॉक मार्केट बेंचमार्क इंडाइसेस. और इंडिया में अगर टॉप निफ्टी लूजर्स की बात करी जाए तो JSW स्टील, HDFC लाइफ, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स, HDFC व द टॉप लूजर्स. और उसका सीधा इम्पैक्ट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर भी देखने को मिलेगा अगर लेटर और अगर ये सिचुएशन इंटेंसीफाई होती है, क्योंकि रशिया इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ओपेक प्लस नेशन. ओपेक प्लस नेशन में रशिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डोमिनेंट पोजीशन. तो प्रॉबेबली जिस तरह से क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द सप्लाई साइड फैक्टर्स एंड डिमांड साइड फैक्टर्स, लेकिन अगर ये टेंशन बढ़ती है, जियोपॉलिटिकल इशू टैकल नहीं होता, तो दैट विल गोइंग टू हैव द इम्पैक्ट ऑन क्रूड ऑयल प्राइसेस एज वेल. सो अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. रिटेल इन्फ्लेशन ब्रीचेस RBI टॉलरेंस लिमिट ऑफ 6%. तो जनवरी के मंथ का CPI डेटा देखने के बाद ये कुछ वरी सम फाइंडिंग्स जो है वो पैटर्न है वो देखने को मिला. 7 महीनों के बाद से हमने कहा जनवरी के मंथ्स में CPI ने, या इसको हम जो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं दैट इज़ रिटेल इन्फ्लेशन CPI ने फिर से RBI की जो अपर टॉलरेंस लिमिट है 6% की उसको ब्रीच कर दिया है. इंडिया में जो MPC है, MPC स्टैंड्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका जो इम्पॉर्टेंट मैंडेट है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, जिसमें तीन मेंबर्स RBI के होते हैं और 3 मेंबर्स गवर्नमेंट के होते हैं. तो इसका बेसिक जो पर्पस है दैट इज़ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. और उसके लिए जो टारगेट सेट है वो बेसिकली MPC, या हम इसको RBI भी बहुत कॉमन सेंस में बोलते हैं कभी कभी न्यूज़ में. तो RBI का जो फोकस रहता है वो रहता है इन्फ्लेशन पर थ्रू MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. जो टारगेट दिया गया है MPC को वो 4 + -2 का दिया हुआ, यानी 2 से लेकर के 6 तक की रेंज दी गई है फॉर CPI. इट मीन्स CPI क्या रिटेल इन्फ्लेशन 2 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 6 से ऊपर नहीं होनी चाहिए. और अभी रिसेंट जो जनवरी का डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो CPI है वो 6% का मार्क क्रॉस कर चुका है. हालांकि पिछले कुछ अगर मंथ्स में हम देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 के आसपास ही बनी हुई थी.
हालांकि आरबीआई का ऐसा एंटिसिपेशन था कि सीपीआई और ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, बट येस, फ्यू एक्सपर्ट्स वर सेइंग दैट इट विल फर्दर इंक्रीज। और रीसेंट जो आरबीआई का जो डेटा है सीपीआई का जनवरी मंथ का, वो इंडिकेट कर रहा है दैट आफ्टर द गैप ऑफ 7 months सीपीआई और द रिटेल इन्फ्लेशन अगेंस्ट बीट द अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ आरबीआई। अपार्ट फ्रॉम सीपीआई, अगर हम डब्ल्यूपीआई का डेटा देखें, डब्ल्यूपीआई स्टैंड्स फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई को हम रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन रेट को हम होलसेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं या डब्ल्यूपीआई भी बोलते हैं। और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन की बात करें तो ये पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यूसली डबल डिजिट में बना हुआ है। और जनवरी मंथ में भी 10th कॉन्जिक्यूटिव मंथ है जो जनवरी, इसमें भी होलसेल या डब्ल्यूपीआई डबल डिजिट्स में ही है। एंड दिस इज मेकिंग इन्फ्लेशनरी मैनेजमेंट मोर चैलेंजिंग फॉर आरबीआई एंड गवर्नमेंट। तो रिसेंटली जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने डेटा रिलीज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन रेट हैज़ टच्ड अ मार्क ऑफ 6.01% इन द मंथ ऑफ जनवरी। और जो 5% से बढ़ाकर ये इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, इसका सीधा सीधा जो रीज़न है क्यों ये 6 का मार्क्स क्रॉस कर गई इन्फ्लेशन, जो कि अभी 5 के अराउंड बनी हुई थी, बिकॉज ऑफ द inflation or increase in the prices of food and beverages, क्लोथिंग एंड फुटवेयर। क्यों ये हमें प्राइस इंक्रीज देखने को मिल रहा है? सीधा रीज़न, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से फूड, बेवरेजेस, क्लोथिंग, फुटवेयर के भी प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमें इसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस में देखने को भी मिल रहा है, एंड दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इनटू CPI. An unfavorable base effect leads to sharp turn around in vegetable from disinflation of 3% in December 2021 to a 14 months high inflation of 5.2% in January 2022। और ऐसा कहा जा रहा है लो बेस का के इफेक्ट की वजह से वेजिटेबल्स के केस में भी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिबल्स हैं इंडिया में और सीपीआई की बास्केट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उनके केस में भी 5.2% की इन्फ्लेशन देखने को मिली है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर जब ये 3% थी। हालांकि अगर कोर इन्फ्लेशन की बात करी जाए, जो कि वोलाटाइल फूड प्रोडक्ट्स और क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक्सक्लूड कर देता है सीपीआई से, सीपीआई में हमारे फ्यूल के भी प्राइसेस, क्रूड ऑयल के भी प्राइसेस ऐड होते हैं, और जो वोलाटाइल फूड जो कि जिनके प्राइसेस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं, अगर उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए तो वी विल गेट द, एक्सक्लूड कहाँ से कर दिया जाए? सीपीआई की बास्केट से, तो हमें मिलेगा कोर इन्फ्लेशन। अगर कोर इन्फ्लेशन की बात करी जाए तो दिसंबर के महीने के कंपैरिजन में जनवरी में कोर इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी सी ईज हुई है। 5.82% रही जनवरी के मंथ में कोर इन्फ्लेशन, जो कि पिछले महीने 5.85 थी। तो हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ वोलाटाइल फूड प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट जस्ट लाइक वेजिटेबल्स, फूड एंड बेवरेजेस, क्लोथिंग, फुटवेयर, इनकी वजह से जो सीपीआई है उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अदरवाइज जो कोर इन्फ्लेशन है वो थोड़ी सी ईज आउट हुई है। एज पर द डेटा रिलीज बाय इंडस्ट्री डिपार्टमेंट शोज दैट द होलसेल प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस रेट हैज़ ऑल्सो बीन ईज्ड। तो दिसंबर के महीने में होलसेल प्राइस इंडेक्स जो था वो 13.56 था, जो कि जनवरी में आते आते 12.96 हो गया है। तो ये फिलहाल की जो सिनेरियो है इन्फ्लेशन को लेकर के है। इंडिया में सीपीआई जो है वो टॉलरेंस, आप कोई भी रीज़न हो, सीपीआई जो है वो 6% का जो अपर लिमिट का टॉलरेंस है वो क्रॉस कर चुका है। हालांकि डब्ल्यूपीआई में थोड़ा सा ईज देखने को मिल रहा है, कोर इन्फ्लेशन में भी थोड़ा ईज देखने को मिल रहा है, बट बिकॉज ऑफ द फ्यूल प्राइसेस, बिकॉज ऑफ द वोलाटाइल फूड प्रोडक्ट प्राइसेस, सीपीआई पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो क्लियरली विजिबल है, एंड नाउ इट इज़ प्रोवाइडिंग वरीसम सिचुएशन फॉर आरपीआई। And if you want to see the CPI, WPI food, CPI food into the graphs, this is the graph. This black line indicates the overall WPI index, जो कि continuously increase हो रहा है pandemic के duration से. This orange line indicates the CPI food. This gray line indicates the overall CPI, and this yellow line indicates the CPI
फूड। अगर बात करी जाए आरबीआई की, तो आरबीआई का ये कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जो इन्फ्लेशन का आउटलुक है दैट इज़ क्वाइट रोबस्ट एंड दैट द मूवमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ ऑन डाउनवर्ड स्लोप। ये हमारे आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका ये कहना है। और हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कोर इन्फ्लेशन हमें ईज होता हुआ, डब्ल्यूपीआई हमें ईज होता हुआ दिख रहा है, बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस सीपीआई जो है वो 6% का मार्क्स क्रॉस कर चुका है। तो आरबीआई का ये प्रोजेक्शन है कि इन्फ्लेशनरी आउटलुक को अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इतने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आने वाले, क्योंकि अब जो मोमेंटम है इन्फ्लेशन का दैट इज़ ऑन डाउनवर्ड स्लोप एंड आरबीआई विल कंटिन्यू टू स्ट्राइक अ delicate balance between the need to contain price rise as well as ensure economic growth. I hope that many of you might be knowing that there is always a trade-off between inflation and GDP, और अदर टर्म्स में बोले इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो डेफिनेटली नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगी। तो आरबीआई को ट्रेड ऑफ कहीं ना कहीं करना होता है कि कितनी इन्फ्लेशन की टॉलरेंस लिमिट है, कितने लेवल के इन्फ्लेशन को टॉलरेट कर सकता है पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर इकोनॉमी, इन ऑर्डर टू हैव द बेटर जीडीपी। तो आरबीआई ने कहीं ना कहीं इंडिकेट किया, गवर्नर ने बोला है कि सीधे सीधे कि वी विल try to have the good balance between the price rise and the economic growth। और जो प्रोजेक्शंस हैं इन्फ्लेशन को लेकर के वो डाउनवर्ड ट्रेंड के ही हैं। आरबीआई का ये कहना है कि आगे आने वाले टाइम में जो इन्फ्लेशन है वो टारगेट रेंज में ही रहेगी। इसके अलावा एक और न्यूज़ है जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो उसको भी कवर करने की कोशिश करी है इसी सेम न्यूज़ आर्टिकल में, एंड दैट न्यूज़ इज रिलेटेड टू यूएस कंज्यूमर इन्फ्लेशन। सो इन अ फर्स्ट यूएस बीट्स India on consumer inflation. So emerging markets such as India have always run higher on inflation rate than डेवलप्ड इकोनॉमी। तो इंडिया की अगर बात करी जाए तो डेवलप इकोनॉमी के कंपैरिजन में इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट रहता है वो मोर और लेस ज़्यादा ही रहता है इन कंपैरिजन टू द अदर वेस्टर्न कंट्रीज, इट मे बी यूएस एंड कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप। बट लेकिन 30 सालों में पहली बार, दिस इज द फर्स्ट टाइम, यूएस रिपोर्टेड द हायर सीपीआई देन इंडिया इन 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स। पिछले 5 महीनों से कंटिन्यूअसली जो यूएस का जो सीपीआई है वो इंडिया के सीपीआई से ज़्यादा है, और ये 30 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस ने कंटिन्यूअसली 5 महीनों तक इंडिया से ज़्यादा सीपीआई फेस किया। यूएस रिपोर्टेड अ सीपीआई रेट ऑफ 7.5% इन द मंथ ऑफ जनवरी, कि इंडिया में कितना है 6.0%, एंड एनालिस्ट एक्सपेक्ट द ट्रेंड टू कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट फ्यू मंथ्स मोर। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जो ये पैटर्न है जो पिछले 5 महीनों से चला आ रहा है, और पहली बार ऐसा पैटर्न देखने को मिला है एटलीस्ट 5 महीनों के लिए कंटिन्यूअसली, ये पैटर्न आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगा। और दिस इज़ द रीज़न यूएस फेडरल इज़ एक्चुअली वेरी कीन फॉर गोइंग फॉर पॉलिसी चेंजेस, और जिसका एंटिसिपेशन इंडिया में हम स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट हम कह रहे हैं कि जैसे ही यूएस फेडरल पॉलिसी टाइटनिंग के लिए जाएगा उसका इम्पैक्ट हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ पर और अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ पर भी देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। और इसी फेयर की वजह से रिसेंटली इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं वो स्लम किए हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस यूएस inflationary pressure, Federal Reserve policy tightening uncertainty, Russia Ukraine geopolitical tension, crude oil prices, increasing commodity prices, denting corporate profitability, and other worsened macroeconomic situations are actually going to impact India as well as the other global economies in future. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7। कर्नाटका हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन स्टेट लॉ बैनिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग। तो इस न्यूज़ को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में जो गैम्बलिंग है वो स्टेट इशू है या सेंटर इशू है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए गैम्बलिंग किस लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है या यूनियन लिस्ट में आता है। ऑल दो अगर इंडिया में बात करी जाए तो इंडिया में जो गैम्बलिंग है जिसको हम हिंदी में जुआ बोलते हैं, ओवरऑल इंडिया में बैन है एक्सेप्ट फ्यू स्टेट्स।
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आज लिखकर बताएंगे वेदर गैम्बलिंग कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर के एक जजमेंट दिया है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक लॉ, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक लॉ लाया था जहां पर ऑनलाइन गैम्बलिंग जो भी एप्लीकेशंस, मोबाइल में आज के टाइम में बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इमर्ज हो रहे हैं। तो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया था। उस लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्लीकेशंस थे वो बैन थे पर्टिकुलर स्टेट्स में। तो रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के इस लॉ को नल एंड वॉइड कर दिया है, स्ट्रक डाउन कर दिया है, जिसके बाद से जो ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, दे आर बीइंग वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स इन India. So state government has recently notified the law banning betting and wagering in online games since October last year. और उसके बाद से एक पटिशन सीधे फाइल हुई कर्नाटका हाई कोर्ट में। कर्नाटका हाई कोर्ट में इस पर्टिकुलर लॉ को स्ट्रक डाउन कर दिया है एंड दिस पर्टिकुलर मूव बाय कर्नाटका हाई कोर्ट इज वेलकम फॉर सो मैनी स्पोर्ट्स फैंस इन इंडिया इंक्लूडिंग द इंडस्ट्री एंड अदर पार्टिसिपेंट्स। तो फिलहाल के लिए जो फैंटेसी स्पोर्ट्स ग्लोबली, जहां पर अप्रॉक्सीमेटली 130 मिलियन यूजर्स ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी गेम खेल रहे हैं ऑल अक्रॉस मोर देन 200 प्लेटफॉर्म्स। अगर ग्लोबल लेवल की बात करी जाए तो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 130 मिलियन यूजर्स हैं, more than 200 platforms हैं, and definitely this judgment by Karnataka High Court follows other positive judgment given by the High Courts of Punjab, हरियाणा, राजस्थान, बॉम्बे, जहाँ पर इस पर्टिकुलर फैंटेसी स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है गेम ऑफ स्किल्स एंड लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी। तो आफ्टर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बॉम्बे, कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन गैम्बलिंग को रिकॉग्निशन दी है और कहा दिस पर्टिकुलर गेम इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1G ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फिलहाल के लिए अब जो ये स्पोर्ट्स फैंटेसी रिलेटेड गेम्स की कंपनीज हैं, दे कैन प्रोवाइड देयर सर्विसेज इन कर्नाटका एज वेल, बट येस दिस पर्टिकुलर जजमेंट बाय कर्नाटका हाई कोर्ट इज प्रोवाइडिंग द पॉजिटिव शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स टू दिस इंडस्ट्री एंड बिग फैंस ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग. So this is the gambling industry in India with 130 million online fantasy sports players with on 200 platforms. So this is the data, not about global, it's about India. तो इंडिया में 130 मिलियन यूज़र्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग या बेटिंग से रिलेटेड। और रिसेंटली कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि ऑनलाइन स्पोर्ट्स, गेम और डिफरेंट टाइप्स के बेटिंग से रिलेटेड हैं, उन्होंने फंड रेजिंग एक्सरसाइज भी करी है। कुछ बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं वो भी किसी तरह के गेम्स को मोबाइल जैसे MPL को इंडोर्स करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, नाउ हाई कोर्ट्स आर रिकॉग्नाइजिंग दिस एज स्किल बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। तो फिलहाल के लिए कुछ हाई कोर्ट्स ने इसको ओके कर दिया है, लेकिन अगर जिस तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है इंडिया में इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की, गैम्बलिंग और अदर स्पोर्ट्स, ऑनलाइन स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स की, इसको देखते हुए ऐसा हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट कोई यूनिफॉर्म एक्ट या लॉ इस पर लाएगी। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। वेदांता साइन अप विथ फॉक्सकॉन फॉर चिप प्लांट इन इंडिया। चिप की शॉर्टेज को देखते हुए रिसेंटली गवर्नमेंट ने चिप के केस में, चिप मैन्युफैक्चरिंग के केस में भी PLI को लॉन्च किया था और इंडस्ट्री को इनवाइट किया था कि दे कैन एक्चुअली सबमिट देयर प्रपोजल अंडर PLI फॉर मेकिंग चिप इन इंडिया। और चिप की शॉर्टेज को लेकर के इंडिया में मोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही थी। तो गवर्नमेंट का रीसेंट जो फोकस रहा था वो चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर का था, डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग जो भी है सब कुछ इंडिया में। तो उसी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के तहत अंडर परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अनिल अग्रवाल लेड वेदांता ग्रुप हैज़ साइंड or has gone for joint venture to manufacture semiconductor in India, and this is the first joint venture in electronic manufacturing space after PLI scheme। और इस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर के तहत वेदांता ने हॉन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ, जिसको हम फॉक्सकॉन के नाम से भी जानते हैं,
इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है। उसका सीधा सीधा पर्पस इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग करना है। सो वेदांता आइज अप्रॉक्सीमेटली $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मेकिंग चिप एंड डिस्प्लेज इन इंडिया। तो $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए वेदांता सोच रहा है, जिससे कि इंडिया जो है वो चिप के केस में सेल्फ रिलायंट हो सके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नीति में पुश फॉर जीएसटी वेवर ऑन असेट ट्रांसफर टू इनेबल easier monetization of assets. The नीति आयोग may seek a waiver of GST on right to use while transferring an asset to a new entity. इस साल का जो बजट आया है उसमें भी कुछ जीएसटी प्रपोजल्स या जीएसटी रिलेटेड अमेंडमेंट्स सजेस्ट किए गए हैं, प्रपोज किए गए हैं। हालांकि कितने अमेंडमेंट होंगे तो जीएसटी काउंसिल में ही डिसाइड होगा। आज की न्यूज़ में, इस न्यूज़ में क्या बोला गया? इस न्यूज़ में बेसिकली नीति आयोग का एक प्रपोजल दिया के बारे में डिस्कस किया गया, जहां पर नीति आयोग इस बात को प्रपोज कर रहा है कि देयर शुड बी द वेवर ऑफ जीएसटी ऑन राइट टू यूज while transferring an asset to new entity following the request from power sector PSUs. तो पावर सेक्टर को बेसिकली सपोर्ट करने के लिए पावर सेक्टर ने नीति आयोग से, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी थी कि जो राइट टू यूज़ है उसके तहत जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए, जिससे कि जो मोनेटाइजेशन की जो प्रोसेस है वो ईज आउट हो सके। एट प्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज़ इज कंसीडर्ड अंडर जीएसटी कंसीडर्ड एज सप्लाई, जो कि 18% का जीएसटी अट्रैक्ट करता है। 18% का जीएसटी टैक्स अट्रैक्ट करता है इन द हैंड्स ऑफ न्यू एंटिटी और एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। सो असेट मोनेटाइजेशन को लेकर के जब कोई भी कंपनी असेट मोनेटाइजेशन पर जाती है तो बेसिकली जिस भी असेट को मोनेटाइज करना चाह रही है उस असेट को एक सेपरेट एंटिटी के फॉर्म में ट्रीट किया जाता है, और उस एंटिटी को दूसरे किसी यूजर जो खरीद रहा होता है, जो एक तो सेलिंग कंपनी जैसा खुद का असेट है, जो बायर होता है जो कंपनी खरीद रही होती है, थ्रू दैट स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की क्रिएट करके इसकी नई इस पर्टिकुलर सेलिंग एसेट्स को नई एंटिटी के फॉर्म में क्रिएट किया जाता है, और जो बायर होता है उसको सेल कर दिया जाता है, और इसके बाद उस बायर के पास राइट टू यूज़ हो जाता है। तो इस बायर को इसी पर्टिकुलर एसेट मोनेटाइजेशन की प्रोसेस में 18% का टैक्स देना पड़ता है ऑन राइट टू यूज़ दैट पर्टिकुलर asset. So for monetization, assets are carved out into a separate entity or SPV by transferring these rights. Such assets are actually housed in the parent entity's balance sheet and then need to be separated for monetization, as I discussed. और लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने नेशनल असेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जो कि 6 ट्रिलियन की स्कीम थी, इफ़ यू रिमेंबर वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर स्कीम, नेशनल असेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसके तहत जो भी पीएसयूज के पास एक्स्ट्रा लैंड या ऐसे असेट्स पड़े हैं जो कि यूज़ नहीं हो रहे हैं, उनको मोनेटाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी कि उनको मोनेटाइज करिए, उनको वायबल बनाइए। अगर आपके पास वो असेट जो हैं वो अनवायबल पड़े हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है, इफ़ दे आर नॉट जनरेटिंग एनी रेवेन्यू, transfer them, sell them, and so that that particular asset can be viably used and can be revenue generating. तो 6 ट्रिलियन की ये स्कीम नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP रोल आउट करी थी लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इन द मंथ ऑफ अगस्त। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैव रियलाइज्ड अबाउट rupees 26,800 crore with another 15 to 16,000 crore to be realized soon by रोड मिनिस्ट्री। तो अभी तक 26,000 करोड़ समझ सकते हैं क्या का जो असेट मोनेटाइजेशन है वो हो चुका है, और भी 15 से 16,000 करोड़ का और होना है बाई रोड मिनिस्ट्री। और इसी को लेकर के कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो थे वो नीति आयोग के पास गए थे, मोर स्पेसिफिकली पावर सेक्टर से रिलेटेड जो PSUs थे वो नीति आयोग के पास गए थे, एंड दे वर आस्किंग फॉर सीकिंग द GST वेवर ऑन ट्रांसफर ऑफ दीज असेट्स। उनका ये कहना है कि ये असेट्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं मोनेटाइजेशन की प्रोसेस में, इस पर 18% का टैक्स लग रहा है। तो अगर ये 18% का टैक्स वेव्ड ऑफ कर दिया जाए तो इट विल बी गुड फॉर असेट मोनेटाइजेशन एंड NMP लाइक स्कीम। तो अगर NMP का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो अभी तक रोड्स जो है रोड मिनिस्ट्री वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ का, पावर ट्रांसमिशन 7,000 करोड़ का, कोल 4,000, एयरपोर्ट 1,000, अप्रॉक्सीमेट नंबर्स हैं ये, शिपिंग 800, अर्बन डेवलपमेंट स्टेट 800, वेयर हाउसिंग 800 और रेल 3,300 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली असेट मोनेटाइजेशन
कर चुके हैं एंड दैट टोटल 26,806 करोड़ का असेट मोनेटाइजेशन हो चुका है. 15 से 16,000 करोड़ का और बाकी है. एंड फॉर दैट different PSUs are demanding the GST waiver that is actually attracting 18% on right to use. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. Jio pumps rupees 1,500 crore into InMobi platform Glass. So Jio Platforms is investing approximately $200 million, approximately 1,500 crore in a Glass. किस particular projects में AI driven lock screen platform InMobi. I think many of you might be knowing about this particular platform. So आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन लॉक स्क्रीन प्लेटफॉर्म InMobi पे अप्रॉक्सीमेटली $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जियो करने जा रहा है. और इसके अलावा ये जो स्टार्टअप है InMobi का, दिस विल ऑल्सो एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद रिलायंस रिटेल दैट एम्स टू प्रोवाइड द ग्लास लॉक स्क्रीन प्लेटफॉर्म ऑन जियो फोन नेक्स्ट स्मार्टफोन. तो अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को या हम बोल सकते हैं ई कॉमर्स सर्विसेज को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए फ़िलहाल के लिए InMobi में $200 का इन्वेस्टमेंट, $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जियो ने किया है. द ग्लास वैल्यूएशन क्लोज एट $2 बिलियन. So let's see how this particular joint venture between, or this particular acquisition or deal arrangement between InMobi startups and Jio will take place in फ्यूचर. अब देख लेते हैं नेक्स्टली. वर्क फ्रॉम होम मेक सेकेंड होम ट्रेंडी. रिसेंटली पैंडेमिक की वजह से वर्क फ्रॉम होम का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है एंड दिस पर्टिकुलर ट्रेंड इज गिविंग इम्पटस टू द रियल स्टेट एज वेल. तो रियलिटी सेक्टर्स में या रियल स्टेट सेक्टर्स में भी इस पर्टिकुलर वर्क फ्रॉम होम से इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन्फ्लुएंस पड़ रहा है. क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? Top property developers across the western and northern Indias are basically getting into the second home concept. Second home concept. Why? Because of the increasing work from home trend. तो जिस तरह से कोविड-19 पैंडमिक चल रही है और जो एंटिसिपेशन है कि अभी आगे भी रहेगी, तो उसको देखते हुए इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम्स के जो नॉर्म्स हैं वो अब धीरे धीरे अडॉप्ट होते जाने. इवन कई सारे एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि पैंडमिक ओवर होने के बाद भी कंपनीज जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. तो इसकी वजह से नाउ जो टॉप प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में वो वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी को एज एन अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग इनटू द सेकेंड होम कंसेप्ट एज अ लेजर डेस्टिनेशन. सो प्रोमिनेंट नेम लाइक न्यू Delhi-based Eldeco, Mumbai-based Suntech Realty, and many other groups just like Sri Naman, they all have taken a plunge into this particular segment ऑफ सेकेंड होम. और जो जितनी भी जो लेजर डेस्टिनेशन है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो कसौली हो, या हम बात करें उत्तराखंड की, इन सारे में अप्रॉक्सीमेटली कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं जिससे कि जो इंडिविजुअल लेजर भी कर सकें और वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी को यूज़ भी कर सकें. इट मीन्स आप इन सारे सेकेंड होम्स में जा कर के एट द सेम टाइम यू कैन बी on office as well as on leisure or recreational purpose. So ये जो एक नया नेक्स्ट जनरेट हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से इंडिविजुअल्स एट द सेम टाइम दे कैन गो फॉर लेजर डेस्टिनेशन एज वेल एज दे कैन बी इन द ऑफिस. तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अब बहुत सारे जो डेवलपर्स एल्डिको, सेंटेक, रोस्तो मंजी, श्री नमन ग्रुप, दे आर एक्चुअली एंटरिंग इनटू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट एंड दिस इज क्रिएटिंग अ एंटायरली न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर रियल स्टेट और टॉप प्रॉपर्टी डेवलपर्स. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. रिसेंटली हमारे जो RBI डिप्टी गवर्नर हैं उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में अपना एक ओपिनियन दिया. क्या है न्यूज़ देख लेते हैं. बैनिंग क्रिप्टो मोस्ट एडवाइजेबल चॉइस RBI डिप्टी गवर्नर. सो रिसेंटली एक स्पीच में जो RBI के डिप्टी गवर्नर हैं उनका ये कहना है आफ्टर सो मेनी डेज ऑफ यूनियन बजट, जहाँ पर हमको बहुत अच्छे से पता है कि 30% का टैक्स लेवी किया गया है ऑन इनकम जनरेटेड थ्रू क्रिप्टो करेंसी और एनी अदर डिजिटल करेंसी और डिजिटल असेट. तो हमारे अभी जो रिसेंटली जो डिप्टी गवर्नर है मिस्टर रवि शंकर, उनका ये कहना है
कि on the ground of macroeconomic stability there should be the ban on cryptocurrency. उनके अकॉर्डिंग एज पर द आरबीआई डिप्टी गवर्नर, इंडिया में करेंटली जिस तरह से इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आई है पैंडेमिक की वजह से और जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, उन सबको देखते फिलहाल के लिए इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी है वो बैन होनी चाहिए, क्योंकि बजट में 30% के टैक्स के बाद से इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा डिबेट चल रहा होगा. यू ऑल हैव मस्ट कम थ्रू दीज डिबेट्स कि अगर 30% आप टैक्स ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर डिजिटल करेंसी पर या डिजिटल एसेट पर, इट मीन्स यू आर लीगलाइजिंग दैट पर्टिकुलर करेंसी. हालांकि इस पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर नॉट गोइंग टू डेल अवरसेल्फ इनटू दैट डिस्कशन, बट येस, एज पर द आरबीआई डिप्टी गवर्नर, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को बैन होना चाहिए. तो रिसेंटली एक स्पीच में उन्होंने बोला है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देखते हुए इट इज़ नॉट time for India to go for launching any sort of cryptocurrency or legalizing any sort of cryptocurrency or digital currency. और इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट पर भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं अगर वो क्रिप्टो को बैन कर रही हैं तो इट्स ओके, बट वाई डेवलप्ड कंट्रीज़ आर नॉट बैनिंग इट. अगर क्रिप्टो करेंसी इतनी ही प्रॉब्लमेटिक होती, इतनी ही चैलेंजेस होती, तो डेवलप्ड जो इकोनॉमीज़ है जिन्होंने बैन नहीं किया क्रिप्टो करेंसी को, तो उन्होंने क्यों नहीं किया. तो उस पर जो हमारे डिप्टी गवर्नर है उनका कहना है कि दैट वॉज इन इंटरेस्ट ऑफ दोज इकोनॉमी नॉट टू बैन द क्रिप्टो, बट दे वर नॉट अ थ्रेट टू कन्वर्टेबल करेंसीज एज दे वर टू द रुपी. तो इंडियन रुपी को ज़्यादा खतरा है या ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ द legitimate crypto in India in comparison to the developed economy, and this is the investment in Bitcoin market. जो Bitcoin market है उसका कैपिटलाइजेशन किस तरीके से बढ़ रहा है, और इंडिया के पास अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि इंडिया अपना पोस्चर डिसाइड करे whether they really want to have cryptocurrency और they really want to ban cryptocurrency. अलग अलग एक्सपर्ट्स का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के. ये सिनेरियो है दैट यू कैन हैव जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ इट कि बिटकॉइन जो है वो 42% मार्केट कैपिटलाइजेशन कैप्चर करता है टोटल क्रिप्टो करेंसीज का इन वर्ल्ड. और इसी तरह से अलग अलग इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी है, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इफ यू वांट लेक्चर पीडीएफ, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.